नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल इक्विपमेंट्स, electronics equipments as well as electrical equipments. Whenever we want to generate magnetic field, we use a solenoid. We do not use, generally we do not use a magnet, but instead of that we use a solenoid, because we can vary magnetic field intensity of that particular solenoid by with the help of current as well as with the help of number of turns present on it. And also it is a very simple device to make. आप घर में बना सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? You will take a cylindrical object. Cylindrical object जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल का है। आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल का एक सिलेंडर ले सकते हैं, जैसे लिया हुआ है, मैंने बहुत बड़ा बनाया है डायग्राम। उस सिलेंडर के ऊपर नाउ यू विल टेक ए कॉपर कॉइल। कॉपर कॉइल कौन सी? इंसुलेटेड कॉपर कॉइल, मार्केट में अलग से आती है, वाइंडिंग वाली जो कॉपर कॉइल आती है उसमें एक कवर चढ़ा होता है जो जनरली पेंट या वार्निश का होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। वो इंसुलेटेड कॉपर कॉइल इसके ऊपर वाउंड करेंगे, बहुत पास पैक करके थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स आपको इसके ऊपर लगाने, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि उसमें और इंसुलेशन अच्छा हो, ठीक है, तो अपनी तरफ से उसको पहले एक पेंट या वार्निश के थोड़ा सा डब्बा, छोटी डब्बी ले लो, उसे डुबा के बाहर निकालो, सुखाओ और फिर यूज़ करो कॉपर कॉइल को, ठीक है। यू विल गेट ए प्रॉपरली इंसुलेटेड कॉपर कॉइल। नाउ वाउंड इट ओवर दैट पर्टिकुलर सिलेंडर एंड नाउ इट्स एंड्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। यू कैन यूज़ ए बैटरी which is generally obtained in market। 9 वोल्ट बैटरी आती है स्मॉल साइज़ की, उसका यूज़ कर सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ ए की एंड रियोस्टेट वी कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। अब आप जब तक इसमें की को ओपन रखोगे, एक लोहे का पीस पास में ला के छोड़ोगे यदि, तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, लोहे का पीस, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने इसको की को कनेक्ट किया, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ सोलेनॉइड स्टार्ट टू अट्रैक्ट एनी अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टूवर्ड्स इट, नंबर 1। नंबर 2, यदि हम इसको सस्पेंड कर दें एक लाइट वेट थ्रेड से, ठीक, एक सॉलिड रूप से, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इनिशियली जब करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, तब जहाँ पर भी, जैसे सपोज इस तरीके से बैलेंस्ड है, ऐसी बैलेंस्ड रहेगी। लेकिन जैसे ही आप इसमें करंट थोड़ा पास करेंगे, तो करंट पास करते ही साथ एक घूम करके ठीक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को स्टेबल कर लेगी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहुँच के तुरंत रुकेगी नहीं, थोड़ी देर तक ऑसिलेट होती रहेगी, लेकिन ऑसिलेट होने के बाद फाइनली वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगी। ऐसा कौन करता है? ऐसा तो एक मैग्नेट करता है। दैट मीन्स नाउ इट्स बिहेवियर इज लाइक अ मैग्नेट। सच ए डिवाइस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड इज एक्चुअली ए डिवाइस विच इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर विच इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल and we wound a insulated copper coil on it and connect it to a battery with the help of a rheostat. It is suspended from a solid rope with the help of a silk thread. Whenever key is open, this solenoid will remain in its position, whatever its position is. जैसे आपने ईस्ट वेस्ट में रख के छोड़ दिया तो ईस्ट वेस्ट में रहेगी। As you place the key, you will observe that this particular cylinder will rotate and finally stabilizes along the direction of नॉर्थ साउथ। दैट मीन्स इट बैलेंसेज अलॉन्ग नॉर्थ साउथ। ये क्लियरली शो करता है कि इट इज़ नाउ बिहेविंग एज अ मैग्नेट। इट इज़ कॉल्ड ए सोलेनॉइड। यदि आप इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो विल ऑब्जर्व द मैग्नेटिक लाइंस एज शोन हियर बाय ब्लैक लाइंस। ये इस तरीके से जा रही है, ये सीधा निकल जा रही है, ये इधर से। अब इसमें कौन सा एंड नॉर्थ, क्योंकि आपको ये तो पता चल चुका है कि ये सोलेनॉइड जो है किसकी तरह बिहेव करने लगा है, मैग्नेट की तरह। लेकिन उसका नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा, साउथ पोल कहाँ बनेगा, इसके लिए रूल्स होते हैं। उन रूल्स की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। अंचल ध्यान देंगे। मैं खड़े होकर के सामने देखूंगा कि ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में यहाँ सामने से देखने पर जो कॉइल सामने वाली दिख रही है, उसमें कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। यदि ऐसा है, यानी कैसा, क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंड एस की तरह बिहेव करेगा और दूसरी तरफ एन। और यदि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, एंटी क्लॉकवाइज सबसे आसान याद रखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो इट विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड अदर वन एज साउथ पोल। क्लियर। तो एंटी क्लॉकवाइज से एन, ठीक है, क्लॉकवाइज से एस बनेगा, ठीक है। तो ये एन पोल। अब मैंने जैसे यहाँ देखा, यहाँ मैं सामने खड़े होकर देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है, सामने से देखूंगा तो इस तरीके से आ रहा है। ये जो डायरेक्शन है कैसी है, क्लॉक की है, और क्लॉक की डायरेक्शन ये वाला एंड एस बन जाएगा और ये वाला एंड एन बन जाएगा। तो यहाँ से निकलेंगी लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, और यहाँ पर एंटर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक लाइंस अपने को निकलती हुई दिखती है। इसकी कुछ खासियतें हैं,
कि इसके दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और सॉरी मिनिमम होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू0 ni/2, म्यू0 ni/2, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल N/L। L लेंथ है सोलेनाइड की और N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कैपिटल N/L होगा। ये कहाँ पर होगा, दोनों एंड पर, यानी A पर और B पर, B एट A इक्वल्स टू B एट B। लेकिन यदि यहाँ बीच में कहीं निकालना है एक्सिस पर, ये पॉइंट P लेकर के, तो P पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू0 ni, ठीक, डबल, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है, सेंटर पर, और दोनों तरफ उसकी स्ट्रेंथ हाफ होती है। ये एक डिफरेंस है एक मैग्नेट से। मैग्नेट में क्या होता है, जो दोनों एंड होते हैं पोल्स, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बीच में कंपेरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। या उल्टा हो गया, दोनों एंड पर सबसे ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि बीचों बीच सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और दोनों एंड पर उससे आधा होगा। ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन अ मैग्नेट एंड ए सोलेनाइड, ठीक है। अब मैंने जो बताया आपको कि बी की वैल्यू इतनी होती है, आया कहाँ से, उसके लिए अपन अब अगला आर्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलेनाइड यूजिंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, ठीक है। तो जो अगला आर्टिकल रहेगा, तो क्वेश्चन समझ लिया आप, ये चीज़ समझ लिया आपने अच्छे से, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं, अच्छा कुछ चीज़ और पहले से और बता दूँ। अब यदि मैं इसका क्रॉस सेक्शन कट करूँगा, ऐसा है, ऐसा कट करूँ इसको, दो तरीके से कट कर सकता था, एक ऐसे कट कर सकता था अलॉन्ग द लेंथ, ये ऐसी है, इसको ऐसे कट कर सकता था, और दूसरा मैं इस तरीके से रख करके इसको ऐसे कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन कहलाता है, और ये क्रॉस सेक्शन सिर्फ है, ठीक है। तो एक ऐसा क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं जिसमें ऐसा कट करें, तो हमको क्या दिखेगा, इधर डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ओपन हो जाएगा, यहाँ एक वायर, इसके ठीक नीचे यहाँ भी एक वायर है, ऐसे में वायर्स लगातार कंटिन्यूसली दिखेंगे, सामने वाले एंड दिखेंगे ऐसे, काट दिया ना आपने ठीक बीचों बीच से। यहाँ पर भी आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ करंट बाहर आ रहा है उसमें से, ये ऐसी कॉइल जैसी काटा आपने, तो ये ऐसा दिखेगा टिप, और नीचे की तरफ अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने वाले करंट को क्रॉस से शो कर रहा है, करंट को शो कर रहा है क्रॉस और डॉट से। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है करंट इज नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्डली, ठीक, और क्रॉस का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्डली, ठीक है, ये क्रॉस का मतलब है। क्या हो गया, इनवर्डली, ठीक है। अब दिक्कत यही है कि आप लोग, चूँकि मेरे सामने सीधे प्रेजेंट नहीं है, एक स्टूडेंट मेरी पुरानी है तो बताती रहती है मुझे कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है, लेकिन आप लोग होते तुरंत मुझे बताए थे, ठीक, कोई बात नहीं। तो मैंने बताया कि क्रॉस किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन विच इज़ नॉर्मल टू द प्लेन इनवर्डली, और डॉट किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्डली। अब हमको इस पॉइंट पर बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से जाने वाले एक गाउसी, एक एम्पीरियन लूप को लेंगे। अब इसमें एम्पीरियन लूप कैसा आएगा, पॉइंट पी से पास हो रहा है, और एम्पीरियन लूप इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर है। सपोज इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है ये b है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू n, स्मॉल n। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन b width or b length
यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू n. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन B length will be n into B. Each of the wire is carrying current I through it. तो total current encircled in Amperian loop is equal to NB into I. थोड़ा ध्यान देंगे क्या क्या किया मैंने. ये एम्पीरियन लूप एज्यूम किया है. ये जो लूप दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप. इसकी विड्थ B ली है मैंने, ठीक है, और हाइट यहाँ पर ये अंदर R है तो बाहर भी R तक ली है ताकि सिमेट्री बने. ठीक है. इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट होंगे, यूनिट लेंथ में कितने हैं, यूनिट लेंथ में n है, तो B लेंथ में कितने हो जाएंगे, n इंटू B. हर वायर कितना करंट बाहर निकाल रहा है, I. तो ये पूरे n इंटू बी वायर्स कितने करंट कैरी करेंगे, NBI. क्योंकि अपने पास लॉ क्या था, मैं वापस लॉ पे आ जाऊं. लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ करंट एनसर्किल्ड इन एम्पीरियन लूप. ये होता है. तो ये करंट निकाल चुके हैं. अब हमको इसका लीनियर इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं इसको नामकरण कर देता हूँ A B C D. ठीक है. तो यहाँ पर B A B इंटू इट्स लेंथ A B प्लस B B C इंटू इट्स लेंथ B C प्लस B C D इंटू इट्स लेंथ C D. ऐसे आएगा ना. सबको मैंने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया. ठीक है. पूरे के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, A B C D A के लिए. तो A to B निकाल लिया, माना वहाँ पर B A B मैग्नेटिक फील्ड है और वहाँ A B लेंथ है उसकी. B C पार्ट है, B B C लेंथ है और B C लेंथ है उसकी. B B C मैग्नेटिक फील्ड है. B C D हो गया इंटू C D. और लास्ट क्या आएगा, B D A इंटू D A इज इक्वल टू ये म्यू 0 टाइम्स ऑफ N I इंटू B. ठीक. ये हो गया. ब्रेक कर दिया अपन ने इसको ब्रेक कर दिया चार पार्ट में, A to B, B to C, C to D और D to A. तो A B में B A B मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, लेंथ A B हो गई इसकी. B B C में B B C ले लिया इंटू B C, C D में B C D इंटू C D और D A में B D A इंटू D A. अब इसके बाद इन सब की वैल्यूज़ अपने को देखना है कितनी कितनी होंगी. जरा देखें B A B. सबसे पहले A B आपको पता है B A B डॉट है वो. ठीक है. B A B की डायरेक्शन जो है और वहाँ पर B A B की डायरेक्शन, B की डायरेक्शन हमेशा इधर आने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की. ठीक है. इस तरीके से ये B की डायरेक्शन आने वाली है. तो B की डायरेक्शन और इस A B की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, 90. और इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, B A B डॉट कर देता हूँ मैं इसको, ज़्यादा अच्छा होगा वेक्टर लगा करके. B A B मॉड A B मॉड इंटू कॉस कितना हो जाएगा, 90. तो पहले पार्ट में इतना आ जाएगा. B C में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है. तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 0. तो यहाँ पर 0 हो जाएगा वैसे ही सीधा. C D पार्ट है फिर वही B C D मॉड इंटू C D मॉड इंटू कॉस 90. और लास्ट बच गया कौन सा, D A के लिए. तो D A के लिए कितना होगा, B मॉड इंटू D A मॉड इंटू कॉस 0. ठीक है. क्योंकि अपन D A मॉड ले सकते हैं, A D मॉड ले सकते हैं. आपको पता है एंगल बदल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि दोनों के डॉट प्रोडक्ट सेम होते हैं. या A to D ले सकते थे अपन. ठीक. D A है, इसको ऐसा लिख सकते थे B A D डॉट A D. ये दोनों इक्वल है. तो यहाँ मॉड भी हो गया और यहाँ पर मॉड ऑफ A D हो गया और उनके बीच का कोण 0 हो जाएगा. ये बराबर कितना मिलेगा, म्यू 0 टाइम्स ऑफ N I. ये 0 हो चुका है. ये सेकेंड पार्ट भी 0 है, ये तीसरा पार्ट भी 0 है. मॉड भी हम निकालना चाहते हैं और AD की लेंथ कितनी होगी, A से D की लेंथ B के बराबर होगी. और कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 बराबर म्यू 0 इंटू N I इंटू B. अगली स्टेप में ये B से B कैंसिल हो जाएगा और मॉड B की वैल्यू डायरेक्ट कितनी मिल जाएगी, मॉड B इक्वल्स टू म्यू 0 N I. एक बार फिर से पूरा रिपीट कर दूं, किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है. एक कंडक्टर है जिसका
रेडियस ए है, अ कंडक्टर हैज़ रेडियस ए, ठीक है, ये रेडियस जो दी है ए दी है। करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर यूनिफॉर्मली, इस तरीके से इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट पी at a distance of a by 2 and another point q at a normal distance of a from center o, a है 2a, sorry 2a, a is its radius, a point p is there at a distance of a by 2, point q is there at a distance of 2a। पूछा क्या है, इफ मैग्नेटिक फील्ड एट बी पी इज बी पी, मैग्नेटिक फील्ड इज एट क्यू इज बी क्यू, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी पी अपॉन बी क्यू, ठीक है, ये पूछा हुआ है। रिपीट, देयर इज अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हुज रेडियस इज ए, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट यूनिफॉर्मली, there are 2 points P and Q, one P is at a distance of a by 2 from x axis and another point Q at a distance of 2a from axis. If magnetic field intensity at these points are Bp and Bq, then what is the ratio of Bp upon Bq? आंसर दिया था 1 by 2, 2 by 1, 1 by 3 and 1 by 1। ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पॉइंट P पर देखें। पॉइंट P से अपने को एक ऐसे एम्पीरियन लूप को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें से पता लगाना पड़ेगा कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। सपोज इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, I1 है। आपको पता है कि करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, सो करंट अपॉन एरिया, जिसको अपन J बोलते हैं, वो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो करंट I अपॉन एरिया पाई ए स्क्वायर, बाहर वाले के लिए ये I करंट पाई ए स्क्वायर से जा रहा है। सपोज इसमें से कितना करंट फ्लो रहा है, I1, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए बाई 2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, I अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू I1 अपॉन ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया तो I1 विल बी I बाय 4। तो ये करंट हो जाएगा विच इज़ पासिंग थ्रू दिस इनर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ I1, यहाँ जब B कहाँ ले रहे हैं अपन, P पर, तो Bp मॉड तो बाहर निकल जाएगा जैसा अपन एम्पीरियल लूप के लिए जानते हैं, और लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, dl इज इक्वल टू म्यू 0, I1 की वैल्यू पुट कर देंगे I बाय 4। लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये क्या हो जाएगा, dl इज लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप, जो कितना आएगा, 2 पाई r, r की वैल्यू कितनी है, a बाय 2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई a हो जाएगा। ये रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो कितना आ जाएगा अपने पास, B एट P इंटू पाई A इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4। पाई A को उधर ले आ लेंगे तो Bp मॉड इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई I अपॉन A। इक्वेशन नंबर 182 आएगा, ये बल्कि 3 आएगा, क्योंकि 1 ये निकाले थे अपन ने, 2 ये निकाला है, इतना हो गया। अब तीसरा अपने को निकालना है Q पर, तो Q पर निकालने के लिए Q से जाने वाले एम्पीरियन लूप को लेना पड़ेगा, इस टाइप का, ठीक है। तो अब उसके लिए अपने को क्या फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी क्यू डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ करंट I। पूरा करंट I जा रहा है उसमें से, इस लूप के अंदर पूरा कंडक्टर है, तो करंट पासिंग थ्रू दैट लूप इज I। इसमें से बी क्यू मॉड बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बचेगा इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ करंट। लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा, 2 पाई r, r की वैल्यू कितनी है, 2a, क्योंकि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है ये, 2a पर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई a। इसको रिप्लेस कर देंगे 4 में, रिप्लेस इन 4, तो यू गेट B एट Q इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई A, मैंने डायरेक्ट कर दिया है 5। अब जरा ध्यान से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को देखें।
दोनों में LHS एक जैसी है, RHS सॉरी, μ0I/4πA μ0/4πA, तो इसलिए BP/BQ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है उसको जरा ध्यान से देख लें। आप लोगों को सिर्फ इतना पूछ सकता है कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सिर्फ इतना पूछ सकता है कि पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये भी पूछ सकता है कि एक और पॉइंट A/3 डिस्टेंस पर है एक्सिस पर, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ आस्क्ड यू कैन फाइंड सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। तो अच्छे से ध्यान से समझ लें पूरी एम्पीयर एंड सर्कुलर लॉ को और उसका एक क्वेश्चन कर लें। ठीक है, जिसको इसको समझ में आ गया, रॉड के ऊपर या एक सिलेंड्रिकल बार के ऊपर कॉइल को बाउंड किया था तो सोलेनाइड मिला था। इसी को यदि गोल मोड़ दें ऐसा, ठीक है, इस तरीके से मोड़ दें, ठीक, और उसके चारों तरफ इस तरीके से कॉइल लपेटें। यहाँ से लपेटना शुरू कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ड्राइंग आप लोगों की ज़्यादा अच्छी होगी शायद मेरे से, तो भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सही सही लपेटूँ। ऐसे ही गई और यहाँ से ये आखिरी वाली टर्न जो है वो लौट के आ गई है। इसमें से करंट पास करेंगे तो इस तरीके से करंट इसमें जाएगा कंटिन्यूसली, ये करंट रहेगा इसके चारों तरफ से, ठीक है, और ये बाहर निकल जाएगा। ये कॉइल यहीं से इसको बाहर निकालना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक, आप देख रहे हैं कि यदि कहीं पर भी जो डायरेक्शन दिख रही है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की डायरेक्शन दिख रही है, तो ये कैसी है, यदि ऐसा इस तरीके से बोलता हूँ मैं, ठीक है, तो ये नीचे से देखूँगा, मैं नीचे से देखूँगा यदि, ठीक, इस तरीके से, तो नीचे से देखने पर मुझे क्या दिख रही है, ये जो दिख रही है डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज दिख रही है, तो ऊपर S और नीचे N बनेगा, मतलब इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। थोड़ा सा इमेजिन कर लेना इसको, ये B की वैल्यू होगी, और इस B की वैल्यू μ0NI ही मिलती है, जहाँ N =N/2πr है, जहाँ R इसका मीन रेडियस है, ध्यान रखना, ठीक है, सेंटर C है। तो ये इसके एक्सिस पर निकाल रहे हैं अपन पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, μ0NI। यही फॉर्मूला आता है जो कि किसके लिए आता है, स्ट्रेट। अभी इसी को काट के सीधा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। उसके एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड यही निकला था ना, तो अभी गोल घुमा दूंगा तो कोई बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, इट विल रिमेन द सेम। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा, μ0NI। लेकिन ये जो इस तरीके से बंद है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोराइड, ठीक है, तो ये टोराइड है। तो जिसको डायग्राम बनाना है समझ ले इसको अच्छे से, ठीक है, कि टोराइड का शेप क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया हूँ। इस पर यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, μ0NI ही आएगी। टोराइड भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जितने भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होता है आपको, वो सर्कुलर रीजन में करना होता है, ठीक, और सर्कुलर रीजन में करना होता है, जैसे मोटर हुआ, मोटर हुआ, इंडक्शन मोटर हुई, ठीक है, उन सब में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तब बहुत अच्छे से जनरेट हो जाता है जब इस तरीके के टोराइड लिए जाते हैं, ठीक है। सोलेनाइड में स्ट्रेट होता है मैग्नेटिक फील्ड और वो वैरी नहीं कर सकते, इसको वैरी कर सकते हैं, आप घुमा सकते हैं, ठीक है, हम देखेंगे कैसे घुमाएंगे इसको। तो ये टोराइड हो गया, आ गया समझ में सभी को, टोराइड निकालना है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड अपन कल निकालेंगे, ठीक।